चलिए, दो साइंटिस्ट हैं, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्योंकि लास्ट टाइम हम देख रहे थे एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा आउटलाइन जो है वो आपके सामने है। एक्सपेरिमेंट में हम ना इलेक्ट्रॉन्स को, ये एक फिलामेंट है टंगस्टन का, जैसे अपना बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता था, जो पुराना बल्ब था, ये गर्म हो जाता था बल्ब, तो फिलामेंट का काम है हीट प्रोड्यूस करना। उस हीट से ये जो आपको नजर आ रहा है एक, इसको बेटा कैथोड कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन गन का काम करता है। इसके ऊपर कोटिंग की होती है बेरियम ऑक्साइड की। बेरियम ऑक्साइड इसलिए बताता हूं कि उसका वर्क फंक्शन बहुत लो होता है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली एमिट हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, मैं एक मिनट इरेज करता हूँ, तो यहाँ पे ना एक कट जैसा नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे इसमें एक यहाँ पे होल है। ये क्योंकि काटा हुआ है, वैसे तो ये सिलेंडर था पूरा कंप्लीट, बट दिखाने के लिए कटा हुआ है। तो यहाँ पे एक होल है, और इसको बेटा जो बाहर वाला इलेक्ट्रोड है उसने उसको दिया है हमने पॉजिटिव वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, इधर नेगेटिव वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस होल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ को स्पीड अप होंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने एक निकल के क्रिस्टल पे स्ट्राइक कराना है, और वो इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने डिटेक्ट करना है। ये डिटेक्टर है, इसको कभी हम यहाँ कभी आप यहाँ ला सकते हो। तो अलग अलग एंगल पे हमने देखना कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे हैं। तो ये मूवेबल है बेटा, 90 डिग्री के एंगल तक इसको आप ले जा सकते हैं यहाँ तक। तो देखने कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे हैं, देखने के लिए इसके बैक साइड में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ये पिछली साइड की बेटा पिक्चर बता रहा हूँ। बैक साइड में एक गैल्वेनोमीटर है, और वो गैल्वेनोमीटर का काम है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करना। तो जब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा दैट मीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो बाकी डिटेल में अभी सारा इसके पैरामीटर्स क्या क्या है समझते हैं। तो पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो पीछे हमने डिस्कस किया डी ब्रोगली वेव्स, यानी जब मैटर यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मूव करते हैं कुछ वेलोसिटी के साथ, तो उनके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, जिसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने लिखा, और इनको बोलते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स जो है वो मूविंग मैटर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। उनको डी ब्रोगली वेव्स भी बोलेंगे या मैटर वेव्स बोलेंगे, लास्ट टाइम कर चुके हैं ये हम। तो फॉर्मूला था वेवलेंथ के लिए, लैम्डा के लिए, wavelength was given by four equations we have written. One was h upon mass of the particle, velocity of the particle. mv को हमने मोमेंटम लिखा। मोमेंटम को लिखने का एक और तरीका था रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चार्ज क्यू ने v वोल्ट पे एक्सेलरेट होके एक्वायर की, तो काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी भी लिखा था। तो टोटल 4 रिलेशंस थे, ऑलरेडी कर चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला था डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने लिखा था बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट थे, एच कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट। वो सारा कुछ सॉल्व करने पे अपने पास आया था 12.27 एंगस्ट्रॉम, और v का स्क्वायर रूट, या फिर इसको मैंने बोला था कि इसको ना रूट ऑफ 150 भी लिख सकते हैं। तो इकट्ठा रूट डाल लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला था। तो ये तो डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दे दिया कि मैटर के साथ, व्हेन मैटर इज इन मोशन, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। तो आज हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है जो ये प्रूव करता है कि डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है मैटर वेव्स का, वो सही है, यानी मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। और उसकी आज एक एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे यूज करते हैं इनको हम अपनी रूटीन लाइफ में, हमारे लिए किस काम की है। चलिए, तो इसके पहले मैं एक आपको ना टॉपिक छोटा सा कराना चाहूंगा, क्योंकि एक फॉर्मूला बीच में यूज होना है। इसको बोलते हैं ब्रैग्स लॉ।
आपने ना केमिस्ट्री में स्टडी किए हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, लाइक दैट। तो वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे पता चलता है कि अंदर स्ट्रक्चर जो था वो एटम्स का किस तरह का अरेंजमेंट है। तो उसके लिए बेटा एक एक्सरे डिफ्रैक्शन, याद होगा जब हमने ना किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें एप्लीकेशंस पढ़े थे, एक्सरेज के एप्लीकेशंस थे कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काम आती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काम आती है एक्सरेज। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। मैं अभी आपको जो पिक्चराइजेशन बता रहा हूँ वो एक्सरेज का ही है, बट यही पिक्चर हम मूविंग मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, डी ब्रॉगली वेव, उसके लिए भी यूज करेंगे। तो देखो आपके सामने एक ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये है सो कॉल्ड एटॉमिक प्लेन्स, इंटर एटॉमिक प्लेन्स, और इनमें कुछ गैप होगा जिसमें एटम्स जो हैं वो एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड है। ये प्लेन नंबर 1 आ गया, इसके नीचे ऐसा ही एक प्लेन नंबर 2 होगा, उसमें भी सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि आपको पता क्रिस्टल में ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, तो ये डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस सारे सेम आएंगे, यूनिट सेल भी आपने पढ़ा हुआ है। और ये इधर को डिस्टेंस 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 या दो प्लेन्स के बीच में गैप वो भी फिक्स्ड रहता है। तो ऐसा नो डाउट स्ट्रक्चर में तो इनफाइनाइट होता है, ऐसा काफी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है। इधर से अगर एक्सरेज आएंगी तो ये वाली रे जो है वो ऊपर के फेस से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और क्योंकि मैंने बताया था आपको, या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली पड़ा होता है, एटम टू एटम डिस्टेंस भी होता है, तो बीच में काफी गैप्स रहते हैं। ये भी मैंने छोटा दिखाया हो, इससे भी बड़ा गैप है इनफैक्ट। ये दूसरा बीम है एक्स रेज का, दूसरा स्ट्रीम है जो कि सेकंड प्लेन से रिफ्लेक्ट हुआ। इसको एंगल को लिखेंगे थीटा, और थीटा एंगल के लिए नाम है एंगल ऑफ ग्लास कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मत बोलना, एंगल ऑफ ग्लास वर्ड है, एंगल ऑफ ग्लास। पता है ना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो तो बेटा बनता है विद नॉर्मल टू द सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहां बनता है, वो नहीं मुझे बनाना, मुझे एंगल विद क्रिस्टल का प्लेन बनाना है। आई की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं आई हटा रहा हूं क्योंकि मुझे आई नहीं चाहिए। चलिए, ये जो वेव्स है कुछ तो ऊपर से रिफ्लेक्ट हो गई, नो डाउट ड्यू टू सिमेट्री, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लास। ऊपर वाली रे बेटा इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेकंड वाली भी सेम एंगल पे जाएगी। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं दो परपेंडिकुलर्स, क्रिस्टल प्लेन्स में डिस्टेंस है d, तो ये वाला डिस्टेंस भी होगा d। एक परपेंडिकुलर मैंने इधर ड्रॉ किया जहां पे लेजर है अभी, ये एंगल भी होगा थीटा। कैसे होगा समझाता हूं, थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। ये एंगल थीटा कैसे आया, वेरी सिंपल, बाद में एक्स्ट्रा वाला इरेज कर दूंगा। इस एंगल को अभी मैं फाई लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये अल्फा लिख देता हूं, ये वाला एंगल अल्फा है। अब बताइए थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा कितना हुआ? 90 डिग्री। 90। ओके, नीचे वाले एंगल को अभी मैं बीटा लिख देता हूँ। बीटा में अल्फा ऐड करेंगे, चेक करो वो भी 90 है बेटा। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, इज इट? ये भी 90 है। तो वेरी सिंपल, अल्फा में चाहे थीटा ऐड करो, अल्फा में चाहे बीटा ऐड करो, दोनों बार 90 90 आता है। इसका मतलब है थीटा और बीटा सेम होने चाहिए, तो बीटा एंगल को हमने थीटा लिख दिया।
होप के क्लियर हो गया होगा। मैं अब एक्स्ट्रा वाला सारा इरेज कर रहा हूं और वापस अपने ओरिजिनल डायग्राम पे चलते हैं। ओके, तो ये एंगल भी थीटा हुआ बेटा। इसी तरह से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये वाला एंगल भी ड्यू टू सिमेट्री थीटा ही बनेगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, पहले भी कई बार कर चुके हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एंगल राइट एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट साइड। इसको अभी मैं डी लिख देता हूं। तो बेटा P अपॉन डी कौन सा टी रेशो? P अपॉन डी साइन साइन थीटा। तो मैं परपेंडिकुलर को बेटा डी साइन थीटा लिख दूं। ये वाला जो पार्ट है जो मैंने डार्क कर दिया, ये डी साइन थीटा है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो इतना पार्ट है ये वाला जो मैंने डार्क कर दिया, ये डी साइन थीटा है। इसी तरह बेटा इधर वाला ये जो पार्ट है ना, ये भी मैंने रेड कर दिया, ये भी डी साइन थीटा है। ओके, ये भी डी साइन थीटा, ये भी डी साइन थीटा। अब अगर मैं बात करूं सिर्फ इस परपेंडिकुलर से पीछे पीछे वाले पार्ट की, जहां पे हाथ नजर आ रहा है अभी, इसके पीछे पीछे जो डिस्टेंस है, ये वाली रेड वाली लाइन और ये वाली रेड वाली लाइन, दोनों का लेंथ बेटा सेम है। लेंथ सेम है मतलब यहां तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, देयर वाजंट एनी पाथ डिफरेंस। और ये जो ब्लू लाइन है जहां पे लेजर है अभी, और ये नीचे एक और ब्लू लाइन है, इनका भी लेंथ सेम है। तो जो रे ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, उसके कंपैरिजन में जो रे नीचे से होके आई, उसको इतना प्लस इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ गया। दोबारा सुनो ध्यान से, ये ब्लू लाइन जहां पे लेजर है अभी, यहां से लेके आगे तक, और इधर भी यहां से लेके आगे तक, ये लेंथ सेम है। रेड वाली लाइन यहां तक और नीचे वाली रेड वाली लाइन यहां तक सेम लेंथ की है, बट नीचे वाली रे को दिस मच प्लस दिस मच एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा। तो कितना एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा? डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, यानी 2D साइन थीटा। तो इन दोनों रेज में जो पाथ डिफरेंस है वो 2D साइन थीटा का है। तो पीछे हम जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते रहे, वेव ऑप्टिक्स में दो वेव्स में कितना पाथ डिफरेंस हो ताकि उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। एक वेव मैंने ड्रॉ कर दी बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली लग रहा है कि ठीक ही बनी होगी, और एक वेव मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा ब्लू वाली, जस्ट सिमिलर टू इट। एक ब्लू वाली ड्रॉ कर दी बेटा। अभी तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो पाथ डिफरेंस। ब्लू वाली वेव को अगर मैं लैम्डा डिस्टेंस से आगे ले जाऊं, यानी कि इनमें लैम्डा का पाथ डिफरेंस हो जाए। बेटा ये इतना लैम्डा ही था ना, दोबारा देख लो एक बार जरा। इस डिस्टेंस को क्रेस्ट से लेके जो क्रेस्ट का डिस्टेंस है उसको लैम्डा कहते थे ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो नीचे वाली वेव इससे एग्जैक्टली मैच हो रही थी। अगर मैं इस वेव को लैम्डा डिस्टेंस से आगे ले जाऊं, फिर भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आ जाएगा ना। हाँ, तो दो वेव्स जो हैं उनमें अगर पाथ डिफरेंस, दो वेव्स में अगर पाथ डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे 2D साइन थीटा है, वो अगर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हो, तो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करती है और एक ब्राइट पॉइंट बनता है, जैसा कि हमने इंटरफेरेंस में स्टडी किया।
तो 2d साइन थीटा का वैल्यू अगर n लैम्डा होगा, इन दोनों रेज में जो पाथ डिफरेंस है अगर वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा हो गया, उस केस में आपको बेटा ये दोनों रेज ना कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी और इधर बनेगा बेटा एक ब्राइट पॉइंट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज बढ़ जाएगा। बट जो एक्स रेज के लिए वैलिड है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज वेव। चलिए एक चीज और याद करनी पड़ेगी, जो डिस्टेंस बिटवीन इंटर एटॉमिक प्लेन्स है निकल के लिए अगले एक्सपेरिमेंट में, उसकी वैल्यू भी नोट कर लेना। निकल के लिए ये डिस्टेंस इंटर एटॉमिक प्लेन्स में 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम में है बेटा, मीटर में नहीं है। चलो एक बार जरा ब्रैग्स लॉ नोट कर लेंगे पहले फटाफट। तो पहले हम डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का आउटलाइन देख ले कि क्या क्या है। डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं करना आपने, पहले समझिए। इधर है एक टंगस्टन का फिलामेंट, एक लो वोल्टेज बैटरी से जोड़ना है उसको। फिलामेंट गर्म होगा, जैसे अपना पुराना बल्ब हुआ करता था, उसमें एक फिलामेंट रहता था। आजकल ये बल्ब आपको मिलेगा, अब तो स्कूल बंद हो गया। स्कूल में जो शॉप थी ना, जिसमें बेटा कैंटीन में पैटी रखी होती थी गर्म रखने के लिए, याद आ गया? उसके अंदर बल्ब लगाते हैं, दोनों काम हो जाएंगे। बल्ब से हीट भी बनेगी, हीट से पैटी गर्म रहेगी, क्रिस्पी रहेगी, और हीट से और लाइट से जो है वो पैटी जो है ना वो डिस्प्ले भी हो जाएगी बेटा। यानी लोगों के मुंह में पानी भी लेके आना है ना, ये खरीदो, दिखानी भी है। डिस्प्ले के लिए लाइट आएगी इसमें से, और गर्म रखने के लिए बेटा हीट भी निकलती है। ओके, तो इस पे कोटिंग किया हमने बेरियम ऑक्साइड का। बेरियम ऑक्साइड का फायदा बेटा ये है, इसका ना वर्क फंक्शन लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने इजी रहते हैं इसमें से। चलिए अब इन इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे ना, उनको हमने स्पीड अप करना है। उनको स्पीड अप करना है। स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है वैसे तो, पर मैं थोड़ा सा इजी वाला ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे एक ना सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे एक एनोड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हम कैथोड को देंगे नेगेटिव वोल्टेज, एनोड को देंगे पॉजिटिव वोल्टेज, लेकिन ये हाई वोल्टेज रहेगा। हाई वोल्टेज मींस रफली 80 वोल्ट तक जाएगा, 40 वोल्ट से लेकर। चलिए, तो वोल्टेज को अप्लाई करने से क्या होगा, इस पर एक एरो भी लगाएंगे। एरो का मतलब है इस वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल वोल्टेज है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा स्पीड अप, वेलोसिटी इनकी बढ़ जाएगी, और वो हाई वेलोसिटी के साथ इधर निकलेंगे। और यहाँ पे हमने रखना है निकल का क्रिस्टल, जिसके लिए मैंने अभी आपको ब्रैग्स लॉ कराया। ब्रैग्स लॉ जो है वो निकल क्रिस्टल के लिए ही है बेसिकली। तो निकल क्रिस्टल जो है उसने इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्रिस्टल के प्लेन्स है ना, उनको बेटा रिफ्लेक्ट करना है, और हम यहाँ पे अरेंज करेंगे एक डिटेक्टर। डिटेक्टर कुछ नहीं है बेटा, वो बेसिकली एक ना इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, और उसकी बैक साइड में एक लगा होता है गैल्वेनोमीटर। जितना डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा गैल्वेनोमीटर में, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो ये हमने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ना इसको डिटेक्टर को घुमाना है, और वेरियस एंगल्स पे चेक करना है कि किस एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके बाद हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है कि एंगल जो जिस एंगल पे ना रे आ रही है, ये इंसिडेंस वाला लाइट रे हो गया। और जितने एंगल पे मान लो आपने 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री पे रखा, तो हमने देखना है कि 10 डिग्री पे 20 डिग्री पे 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे हैं। कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे, ग्राफ बनेगा। फिर उससे हम प्रूव करेंगे, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का काम है कि जो डी ब्रॉगली वेव्स हैं या मैटर वेव्स हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, उसको बेटा ये वेरीफाई करता है, प्रूव करता है कि ये वेव्स
रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। चलो आपने डायग्राम कैसा ड्रॉ करना है उस पे आते हैं। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको सेटअप समझा दिया। तो सेटअप में क्या है, एक फिलामेंट है टंगस्टन का जो कि एक कैथोड को गर्म करेगा, और ये सिलेंड्रिकल शेप में मैंने एनोड दिखा दिया, इसमें यहाँ पे एक होल है, और कैथोड और एनोड के बीच में देना है हमने हाई वोल्टेज, ताकि ये इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होके सामने क्रिस्टल से जाके स्ट्राइक करे, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट होंगे उनको हमने डिफरेंट एंगल पे, ये अपना डिटेक्टर है, इसको मूव करना है इधर उधर 0 से लेके 90 के एंगल तक, कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचे उनको हमने ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वेशंस को फिर एक ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल ग्राफ नहीं है, पहले वो भी समझा दूंगा ग्राफ कैसे बनना है। हाँ, निकल क्रिस्टल इसलिए कि जिस स्पीड पे हम एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उससे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है ना उसका इंटरफेरेंस बढ़िया तरीके से हो जाता है। कोई और मेटल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और मेटल से भी हो जाएगा, नो इशू। चलिए, तो अब एक्सपेरिमेंट का सेटअप। तो सेटअप मैंने बताया, सबसे पहले बैटरी से जोड़ेंगे एक फिलामेंट। आपकी मर्जी है, वर्टिकल ड्रॉ करना वर्टिकल ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना वो भी चलेगा, दोनों तरह से अलाउड है। फिलामेंट गर्म करता है एक कैथोड को जो कि बेरियम ऑक्साइड से कोटेड है। कैथोड के बाद आता है एनोड, और एनोड में एक होल है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। पूरे स्ट्रक्चर को बोलना है इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि यहाँ से जैसे गन में बेटा निकलती हैं बुलेट्स, तो यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गन। लेकिन एनोड को वोल्टेज देना है पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड के कंपैरिजन में एनोड को पॉजिटिव बनाना है, ताकि इलेक्ट्रॉन को खींचे इधर को और उनको स्पीड अप करे। तो कैथोड को देखो बेटा दे दिया पॉजिटिव, सॉरी, एनोड को दे दिया पॉजिटिव, कैथोड को दे दिया नेगेटिव, और ये जो एरो है इसके ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस वोल्टेज को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमने सीखा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद होगा थोड़ा बहुत। अगर एक रियोस्टेट को बैटरी से जोड़ दें, याद आया आपको, रियोस्टेट को बैटरी से जोड़ें, एक टर्मिनल इधर से ले ले और एक टर्मिनल यहां से ले ले, तो जैसे जैसे आप टर्मिनल सी को बी की तरफ को बढ़ाते हैं, जो कि वेरिएबल है, चेंज किया जा सकता है, तो ये वाला वोल्टेज बढ़ता है। तो मैंने ये सारा ड्रॉ नहीं किया, इसकी जगह मैंने ऐसे बना दिया कि जो बैटरी है ना उसका वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही चीज है, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल है, तो मैंने सिंपल ड्रॉ कर दिया। चलिए, अब वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको हमने इंसिडेंट करना है ऑन आ निकल क्रिस्टल। यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल रखेंगे जिसके क्रिस्टल प्लेन्स कुछ इस तरह से है, और इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग एंगल पे डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कैसे होती है चेंज विद द एंगल। जैसे आपको याद होगा जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, तो स्क्रीन पे कहीं कहीं पे ब्राइट पॉइंट था, कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी थी, कहीं पे डार्क पॉइंट था, फिर ब्राइट फिर डार्क, तो कुछ ऐसा ही फिनोमिनन हमें यहाँ भी नजर आएगा। लेकिन वो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन याद होगा, वो वेव फिनोमिनन था। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने भी सिमिलर बिहेवियर दिखा दिया, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एज अ वेव बिहेव करते हैं, ठीक है, यानी कि मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती है, हमने वही प्रूव करना है, और कुछ मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा। चलिए, डायग्राम आपका कंप्लीट हो, एक काम करो, डायग्राम अभी बाद में ड्रॉ करो, पहले समझ लो सारा, कोई बात ये सारा नोट डाउन करना, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ होगा। हाँ, दोबारा बताओ, दोबारा देख लो, दोबारा क्या क्या हुआ। नंबर 1, एक फिलामेंट को बैटरी से जोड़ा जो कि कैथोड को करेगा हीट अप। कैथोड पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर आ जाएंगे। एनोड एक सिलेंडर की फॉर्म में है, लेकिन दिखेगा यहाँ से ऐसे ही, और यहाँ पे एक होल है। एनोड को कैथोड के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वोल्टेज पे रखना है, वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं।
कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनको स्ट्राइक करना है निकल क्रिस्टल पे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री पे ऑब्जर्व करना है थ्रू अ डिटेक्टर। डिटेक्टर के बैक साइड में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आएंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। चलिए, ये तो हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसको बेटा एंगल ऑफ ग्लास पहले की तरह, और ये फाई जो है ये अपना एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि कितने एंगल पे आप देख रहे हैं। याद होगा थीटा हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, जिसको बोला था अभी अभी एंगल ऑफ ग्लास। ओके, तो हमने ये फाइंड किया कि अगर हम स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी को, जब ये वाला वोल्टेज 54 वोल्ट रखें, एक्सपेरिमेंट कई वोल्टेज पे किया, 44 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे, 60 वोल्ट पे एंड सो ऑन। जो बेस्ट हमें रिजल्ट मिला, जो इंटेंसिटी जिसमें हाईएस्ट मिली, वो मिला जब यहाँ पे वोल्ट थे 54 वोल्ट, और वो इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिली 50 डिग्री के एंगल पे। ये एंगल फाई जब 50 हो गया, उस टाइम हमें बेटा सबसे ज्यादा करंट मिला, और वो भी जब 54 वोल्ट थे। 60 वोल्ट करेंगे तो उतना करंट नहीं आया जितना 54 वोल्ट पे आ रहा था। रीजन आपको अभी समझाता हूं। ये ग्राफ अभी आप ड्रॉ कर लेना इस ग्राफ को, लेकिन ये ग्राफ कैसे बनता है उसके लिए समझाता हूं अभी आपको, वो अगली स्लाइड में आएगा। बट एग्जाम में एक ही ग्राफ बनाना था, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे तो मेन पेज पे एक ही रखा हुआ है। तो ये ग्राफ प्लॉट कैसे होता है उसको अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ी देर में, कि इस तरह ग्राफ कैसे बनता है। तो ये अपनी पीक आ गई, ये हो गया अपना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। और 50 डिग्री के एंगल पे जब हमने डिटेक्टर रखा हुआ था, उस टाइम हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग पर सेकंड मिले, यानी जो गैल्वेनोमीटर में करंट था वो सबसे ज्यादा था। तो ये यही वो पीक है जो 54 वोल्ट पे 50 डिग्री के एंगल पे आई। ये लिखा हुआ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम एफ 54 वोल्ट। चलिए, तो अब हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है इसमें। पहला, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो थीटा प्लस 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो 50 को इधर ले जाओ बेटा, 130 बचेगा। 2 थीटा इक्वल टू 130, तो थीटा इक्वल टू 65। इसका मतलब एंगल ऑफ ग्लास जो है वो 65 था। अब क्योंकि ये पहला पीक है, इसके पहले और कोई पीक नहीं आया, 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक कोई पीक नहीं आया, पहला पीक है। तो पहले पीक के लिए अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, 2d साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1 लैम्डा। पहला पीक 1 लैम्डा पे, एन का वैल्यू पुट किया 1। क्रिस्टल प्लेन्स में जो डिस्टेंस था निकल का, अभी बता के हटाऊं, 0.91 एंगस्ट्रॉम था। थीटा का वैल्यू 65 बेटा, एन को 1 पुट कर दिया, डी का वैल्यू 0.91 पुट किया, साइन ऑफ 65 निकाला, सॉल्व किया। तो इससे बेटा हमें जो आंसर मिला वेवलेंथ का, वो मिला हमें 1.65 एंगस्ट्रॉम। इसमें हमने अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज नहीं की, ये ब्रैग्स लॉ से आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा है, क्योंकि एक खास एंगल पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें काफी ज्यादा मिल रही है, एक ब्राइट पॉइंट मिल रहा है। उसके पहले बेटा डार्क पॉइंट जैसा भी था यहाँ पे, जहां पे इंटेंसिटी कम थी। तो इंटेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 50 डिग्री पे बेटा इंटेंसिटी हाईएस्ट हो गई। इसका फिर कम होना शुरू हो गई, इंटेंसिटी और डाउन होना शुरू हो गई, यानी डार्क पॉइंट की ओर हम बढ़ गए। तो ये डार्क ब्राइट डार्क आना वो इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर को एग्जिबिट करता है। और हमने ब्रैग्स लॉ लगा के वेवलेंथ निकाल ली कि इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कितनी आ रही है। अब हमने एक डी ब्रॉगली फॉर्मूला भी लिखा था बेटा, याद, उसमें वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा इलेक्ट्रॉन्स के लिए 150 अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर रूट। तो जो वोल्टेज हमने यूज किया एक्सेलरेट करने के लिए, वो यूज किया हमने 50
वोल्ट। इससे भी एक आंसर निकाला बेटा, और वो आंसर जो है वो नियरली 1.67 एंगस्ट्रॉम आया। लिखता हूं उसको भी मैं, एक्स्ट्रा इंक हटा देता हूं। एक तो हमने ब्रैग्स लॉ यूज करके आंसर निकाल दिया कि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स की क्रिस्टल निकल का जो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है उसको यूज करके हमने वेवलेंथ निकाली कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या है। बट एक डी ब्रॉगली फॉर्मूला भी है विच सेज कि जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो कि हमने कितना रखा 54 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे 54 पुट करता हूं तो आंसर आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि इस वाले आंसर के एग्जैक्टली तो नहीं बट नियर बाय क्लोज एग्रीमेंट में है। तो ये दोनों वेवलेंथ सेम आ जाना ब्रैग्स लॉ से और डी ब्रॉगली फॉर्मूला से, ये जस्टिफाई करता है कि डी ब्रॉगली वेव्स एग्जिस्ट करती है। दो अलग अलग मैकेनिज्म से हमने वेवलेंथ निकाला और वो वेवलेंथ मैच हो गई। दैट मीन्स जो डी ब्रॉगली ने सोचा था, उसका जो हाइपोथेसिस था, उसका जो थॉट था कि मूविंग मैटर के साथ वेव एसोसिएट होना चाहिए, तो उसने जो फॉर्मूला दिया उससे वेवलेंथ निकाला, और एक हमने अलग, बिल्कुल अलग तरीके से वेवलेंथ निकाल दिया ब्रैग्स लॉ से। तो ये दोनों मैच कर रही हैं, विच मीन्स डी ब्रॉगली वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रू। तो अभी काम करिए, जितना स्क्रीन पे है वो नोट डाउन करना है, और ये ग्राफ कैसे बनना है वो आपको मैं नोट डाउन करने के बाद समझाता हूँ। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके बाद बेटा ये जो लेफ्ट वाला कॉलम है ये नोट डाउन करना है, ये जो बॉटम वाला सबसे एंड में लिखिए। एक वेक्टर को दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो जो अपनी टू डायमेंशनल मोशन होती है उसमें बेटा दो तरीके हैं किसी पॉइंट को लोकेट करने के। एक तरीका है कि उसका आप ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखो, जैसे 3,4 लिखा, यानी कि इधर को एक्स एक्सिस के अलोंग 1 2 3 जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलोंग 1 2 3 4 जाना पड़ेगा, और लोकेशन निकल आएगी बेटा टू डायमेंशनल मोशन। एक और तरीका है, इनको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि एक तरह का रेक्टेंगल जैसा बन गया है, इनको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। बट एक और तरीका है निकालने का जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हम ये बता दें कि पापा जो है वो यहां से 5 मीटर अवे है, या 7 मीटर अवे बताया था, पापा इज 5 मीटर अवे एंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस, उससे भी पापा मिल जाएंगे बेटा। तो दूसरा तरीका होता है कोऑर्डिनेट लिखने का, डिस्टेंस लिखो r और एंगल लिखो थीटा। मेरा 2D का मतलब यही था कि आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, या तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लिख दो 3 और 4 तो भी पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे, या फिर लिखो सो कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स उसमें होता है डिस्टेंस और होता है एंगल, इससे भी निकल आता है। अगर आप कैलकुलेटर देखोगे ना साइंटिफिक, तो उसमें एक स्विच बना होता है, स्विच पे लिखा होता है R2P, और ऊपर कैलकुलेटर की बॉडी पे लिखा होता है P2R। R का P मतलब रेक्टेंगुलर टू पोलर चेंज करो या पोलर टू रेक्टेंगुलर चेंज करो, कन्वर्शन के लिए होता है बेटा, स्विच लगा होता है कैलकुलेटर पे। ये जो ग्राफ है जो हमने बनाए इस एक्सपेरिमेंट में वो है पोलर ग्राफ। ये था अपना इंसिडेंट बीम। नोट डाउन नहीं करना आपने ग्राफ को, ग्राफ आपने बना लिया, आपके लिए वही है, लेकिन वो बना कैसे मैं वो समझाने जा रहा हूं। यहां से बेटा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 ऐसे ना हमने कई सारे डायरेक्शन मार्क कर दिए।
तो जब वो हमारा डिटेक्टर 10 डिग्री पे था तब इलेक्ट्रॉन्स आए सो एंड सो, फिर 30 20 पे निकाला, 30 पे निकाला, 40 पे निकाला। उनको बेटा हमने ऐसे प्लॉट करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स, 40 इलेक्ट्रॉन्स। 40 इधर को 1 10 20 30 40, इधर को बेटा लेटर से थे 50, फिर थे 49 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे जाके थोड़े बढ़ गए लेटर से। इनको पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया बेटा और ग्राफ बन गया। ये 44 वोल्ट पे था, फिर हमने एक 48 वोल्ट पे ग्राफ बनाया ऐसे ही। उसमें ये लाइनें सी नहीं दिखाई हुई, बस हमने सिंपली ऐसे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया। फिर एक हमने बनाया था 54 वोल्ट पे, और ये ग्राफ अपना बेस्ट ग्राफ था। तो अब तो पेपर में क्वेश्चन आना नहीं है, तो वैसे मैं बच्चों को बोलता था कि ग्राफ का शेप याद करने के लिए ना, कुछ बच्चे आप में से शायद योगा करते होंगे, एक सुबह सुबह बेटा करते हैं सो कॉल्ड बटरफ्लाई। पता होगा कुछ बच्चों को बटरफ्लाई। बेटा कितनों को पता है इसके बारे में? बटरफ्लाई आसन है ना योगा में एक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कईयों को पता है। यस यस यस। बट ये जो ग्राफ है ना, ये बटरफ्लाई जैसा ही है, बस इतने हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट करो, यही ग्राफ बनाना है बेसिकली। चलो अब जमाना चला गया, अब तो खैर आपको एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। तो आपको ये बटरफ्लाई जैसा बेटा जो अपना नी है ना, उसके जैसे बनाना है। चलिए अच्छा, अब आपको दोबारा ड्रॉ नहीं करना है। वैसे 4 ग्राफ जो थे वो बुक्स में गिवन है, डिफरेंट वोल्टेज पे कैसे कैसे ग्राफ आया। तो सबसे बेस्ट जो ग्राफ है ना, बेस्ट जो पीक आती है वो 54 वोल्ट पे आती है। चलिए अब ये आपने ड्रॉ नहीं करने हैं, आपने जो नोट डाउन कर लिया था वो हो चुका पूरा। अब क्वेश्चन है 45 ऑब्जेक्टिव में। बुकलेट में मुझे पेज नंबर नहीं पता, पेज नंबर कोई बच्चा अगर बोल सकता है तो लिख दीजिए बेटा, पेज नंबर। चलो मैं शुरू करता हूँ, कोई बात नहीं। पेज नंबर 63, ओके वेरी नाइस बेटा। पेज 63 पे क्वेश्चन नंबर 45, पहला स्टेटमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश्ड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है ना? स्टेटमेंट नंबर 2, if electrons have wave nature they can interfere and show diffraction। डिफ्रैक्शन भी हो सकता है उनका, इंटरफेरेंस भी होगा, और वही हमने इस एक्सपेरिमेंट में यूज भी किया। चलिए तो इनमें से आपको बताना है कौन से वाला स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बेटा आपको? चलिए तो मोस्टली बच्चों ने आंसर सही दे दिया है बेटा, थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और दूसरा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। चलिए तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है और वो कैसे दूसरी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स है ना उनसे बेटर कैसे? तो अभी अभी हमने जो लिखा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, मैं फॉर्मूला को द्वारा लिखता हूं। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालना हो तो 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी इलेक्ट्रॉन के। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट पे एक्सेलरेट कर लूं, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, तो बेटा हमें वेवलेंथ मिलेगा 1.227 एंगस्ट्रॉम, विच इज नियरली इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन्स का जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, जबकि हमारी जो विजिबल लाइट है, जो कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, उसमें जो लाइट है वो उसका रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम।
तो 1 में और 7000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आपको याद हो अगर रिजॉल्विंग पावर, जो कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला था 2 म्यू साइन थीटा बाय वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ अगर आपने 7000 की जगह पे 1 एंगस्ट्रॉम पुट किया तो बेटा रिजॉल्विंग पावर रफली 10 पावर 4 टाइम्स बेटर हो जाएगी, यानी कि 10,000 टाइम्स बेटर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है, क्योंकि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स यूज होने हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वुड यूज इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स, मैटर वेव्स, जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ बहुत कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होगी। चलिए यही है इसका फंडा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन जिनका वेवलेंथ विजिबल लाइट से बहुत छोटा है, और रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डी ब्रॉगली वेव्स यूज करती है, मैटर वेव्स, जो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएट होती है इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। उसके कारण उसका माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत बढ़िया होगा। हाँ, जो अपनी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप थी उसमें हमने यूज किए थे लेंसेज, जो कि इमेज को इधर उधर बनाते थे बेटा। F और 2F में रखा था ऑब्जेक्ट, याद आ गया? तो एक इमेज बन गया था बियॉन्ड 2F। फिर एक और लेंस लगाया हमने। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसे, उनको कौन मोड़ेगा, उनसे इमेज कैसे बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, उनको बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से बैंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर मुड़ेंगे, समझे? नीचे की तरफ भी ऐसा ही एक फील्ड लगाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मुड़ेगा, इधर प्लस इधर माइनस। तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लेंसेज। वो बीम को बेटा कन्वर्ज करने के लिए, इमेज बनाने के लिए, इसमें लेंसेज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लेंसेज होते हैं। बाकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आ भी सकता है कभी। चलो अभी मैं एक्स्ट्रा इरेज कर रहा हूँ, जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो सारा नोट डाउन करना है। क्वेश्चन है कि जो वेव प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हमने यूज किया क्रिस्टल के लिए, और इधर हमने डिफ्रैक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी किया। एंड इट वाज फाउंड कि जब क्रिस्टल के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम था और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने 30 डिग्री रखा, तो एक हमें ब्राइट पॉइंट मिला। तो उसके लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज रफली कितना होना चाहिए? तो अगर ये ऊपर वाला एंगल 30 है तो इसको हमने बोला था एंगल ऑफ ग्लास, जो मैंने डार्क कर दिया। एंगल ऑफ ग्लास जो है वो 90 माइनस 30 हो जाएगा 60। और एंगल ऑफ ग्लास पता लग गया तो फिर हम लगा सकते हैं ब्रैग्स लॉ, 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। शॉर्टकट लगाना ठीक रहेगा क्योंकि ये सारा कुछ HME यूज करेंगे, काफी पंगे पड़ जाएंगे। तो बैटरी इज 12.27 बाई रूट ऑफ वी। डी का वैल्यू पुट कर दिया, साइन ऑफ 60 पुट कर दिया, और बेटा स्क्वायर कर दिया। बाकी कैलकुलेशन सिंपल क्वेश्चन है। अभी भी किसी को डाउट है बेटा पूछ सकते हैं। उसी से लिंक्ड सेम डायग्राम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रैग्स लॉ को कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे एंगल था पहले थीटा, अब उसकी जगह पे है 90 माइनस आई। तो थीटा की जगह पे 90 माइनस आई लिखो। साइन ऑफ 90 माइनस आई इज इक्वल टू कॉस आई। तो आंसर आएगा 2d cos i इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा। एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया
एक ओपनिंग, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका बीम इंसिडेंट किया। आपको याद है ऐसा डायग्राम कहाँ देखा था आपने, जिसमें एक ओपनिंग थी यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट। ना, उसमें तो 2 स्लिट्स थे, इधर से कुछ वेव फ्रंट आ रहे थे। डिफ्रैक्शन, वेरी नाइस, डिफ्रैक्शन नवदीप का, दिशा का, तृप्ति का आंसर ठीक है बेटा। इसमें सामने जो पैटर्न बना था वो कुछ ऐसा था, सेंटर में था एक सेंट्रल मैक्सिमम, फिर डार्क, फिर मैक्सिमम था लेकिन वो लो इंटेंसिटी का था, याद आ गया होगा। इसी में बेस्ड क्वेश्चन है। तो सामने अगर एक स्क्रीन लगाएंगे तो स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, यही क्वेश्चन है। ये फिगर्स है आपके सामने बेटा, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, चूज करिए। वेरी नाइस, जय का आंसर ठीक है, दिशा का ठीक है, खुशी का सही है बेटा, समझ गए सारे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जासनी, अनन्या, विभू, इशिता, कौशल, तृप्ति, सबका ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4 डिफ्रैक्शन वाला ग्राफ आना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 68 अपने आप ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ वी, लेकिन आंसर इन एंगस्ट्रॉम। तो जब हम 10,000 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का स्क्वायर रूट, तो अपने पास आएगा बेटा 100, बट आंसर आपको मीटर में एक्सप्रेस करना है। एंगस्ट्रॉम के मीटर बनाने के लिए 10 पावर -10, ये वाला 100 भी ऊपर ले जाओ और 10 पावर बेटा हो जाएगा -12 मीटर। सो सेकंड चॉइस सही आंसर है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है पूछना तो बेटा पूछ सकते हैं।